हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सोनी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आपके डीएसएसबी में आते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं और आपके सीयूईटी के क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। तो आप अगर बुक से पढ़ते हैं या किसी और चैनल से तो वो सिर्फ आंसर बताते हैं कि ये 4 ऑप्शन हैं, ये एमसीक्यू है, इसमें ये आंसर है। और कई मैंने देखा है चैनल्स में ये भी बताते हैं कि ये क्यों है, बट ऐसा नहीं बताते कि ये क्यों नहीं है। तो सिर्फ आपकी एक क्वेश्चन की अगर आप यहाँ तैयारी करते हैं तो बाकी 3 जो आपके उसके आंसर्स होते हैं, कई बार उनका भी हम बहुत अच्छे से डीप मीनिंग समझा देते हैं कि वो क्यों नहीं है आंसर। तो आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन के जरिए 40 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है और काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, डीप में जाके समझाते हैं। एक क्वेश्चन के पीछे जो भी लॉजिक है उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए वो भी आप आसानी से कर पाते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए अच्छे से और आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेकर आएँ। तो ज़्यादा ना देर करते हुए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना देर करते हुए अपने पहले क्वेश्चन को। यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, मैं आपको हिंदी में भी बताती जाऊंगी और इंग्लिश में भी, क्योंकि कई बच्चों का हिंदी मीडियम में आता है एग्जाम और कई इंग्लिश में दे रहे हैं। तो दोनों ही तरह से मैं आपको बताती जाऊंगी तो आपको इजी रहेगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी और क्वेश्चन में भी आपको क्वेरी रहती है या कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, नहीं किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो भी डाल सकते हैं कि इसमें चैप्टर का नाम या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एरिया जो आपको मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस पर जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और इसमें मैथ्स के शॉर्टकट्स, हमारे ट्रिक्स वगैरह, एक्सपेरिमेंट्स ये भी हैं चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। यानी कि आपको सर्कल की सरकमफ्रेंस बोला है और एरिया वो इक्वल है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले बताया हम बेसिक्स भी साथ साथ क्लियर करवाते जाते हैं। जैसे ये सर्कल है, अब सर्कल का जो ये बाहर वाला आउटर है इसकी लेंथ कितनी है, इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी कि हिंदी में परिधि कहते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक स्क्वायर हो, स्क्वायर की सारी साइड्स का सम उसे पेरीमीटर बोलते हैं, यानी कि परिमाप। तो कोई भी हमारे पास फिगर होती है क्लोज, उसकी सारी साइड्स का सम आपका पेरीमीटर होता है। लेकिन सर्कल के मामले में उसको पेरीमीटर ना बोल के सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो हमारे को क्या दे रखा है कि सरकमफ्रेंस और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, ये एरिया, ये बीच का पार्ट, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये बीच का एरिया। और जो बाहर की बाउंड्री है, जैसे हमारे सर्कल की चूड़ी की बाउंड्री होती है, वो हमारा सरकमफ्रेंस। अगर मैं इस चूड़ी को टेबल पे रखूं या किसी पेपर पे तो जितना एरिया ऑक्यूपाई करेगी वो मतलब जितना स्पेस वो एरिया हो जाता है। ठीक है, तो आपको एरिया और सरकमफ्रेंस तो हो गया होगा क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने कि दे क्या रखा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है, वो इक्वल दे रखा है एरिया के। एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। हमें 2 चीजें दे रखी है। अब आपको हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। वृत्त की त्रिज्या मीन्स रेडियस, तो यानी कि अब रेडियस क्या होती है, सेंटर से अगर किसी भी पॉइंट को मिलाया जाए तो वो रेडियस होती है। अब हम देख रहे हैं कि जो चीज सेम है उसे हम कट कर सकते हैं। पाई से पाई कट हो गया, यहाँ बच गया हमारा 2 इंटू आर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर, यानी कि आर 2 बार। स्क्वायर का मतलब है वो नंबर 2 बार है, 2 टाइम्स। तो अब आर से आर भी कट गई तो हमारा 2 इज इक्वल टू आर, यानी कि हमारी रेडियस निकल आई 2 यूनिट्स। जितनी भी आपको यूनिट दे रखी है, अगर किसी क्वेश्चन में मीटर में है तो मीटर में आंसर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस हो गई 2। जो भी यूनिट है, इसमें हिंदी में इकाई दे रखा है तो रेडियस हो गई हमारी 2 इकाई। तो हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर समझाने में तो टाइम लग रहा है, पर मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाने वाले आपके सारे क्वेश्चंस। आपको दे रखा है सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखा है सर्कल का, और एरिया ये इक्वल है, समान है। तो हमें यहीं से टिप मिल जाती है, इन दोनों को इक्वेट करना है। जो सेम है उसे कट कर दो, पाई से पाई कट हो गया, यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर की स्क्वायर है, तो आर से आर भी कट हो गया, तो रेडियस निकल आती है 2, यानी कि रेडियस इस सर्कल की 2 है, 2 यूनिट्स। तो हमने टिक कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, काफ़ी सारे एरियाज कवर होते हैं। जीके भी होता है, रीजनिंग भी होती है, आपके इंग्लिश है और मैथ्स सभी इंक्लूडेड होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो भी आएगा। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाएं, ताकि सभी क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी तैयारी होती जाए। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। हर कम्युनिटी में एक ब्लैक शीप्स बहुत होती हैं। देयर आर है, प्लूरल है, तो यानी कि हर एक कम्युनिटी, हर समुदाय में ब्लैक शीप होते हैं। अब ब्लैक शीप का मीनिंग हमें इसमें से देखना है। ब्लैक शीप, फुलिश पीपल, फुलिश तो मूर्ख लोगों को बोलते हैं। बैड करेक्टर्स, बुरे करेक्टर वाले लोग। अनसाउंड, जो कि अपनी बात को डिफाइन ही नहीं कर पाते, सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते। और फिजिकली चैलेंज, यानी कि या तो उनको प्रॉब्लम है, किसी की मतलब टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता, तो ऐसे पीपल को हम फिजिकली चैलेंज पीपल कहते हैं, जिनके किसी बॉडी पार्ट में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे ब्लैक शिप। पहले मैं मतलब बताती हूँ। ब्लैक शिप जैसे आप वो करते थे अपनी पोएम्स वगैरह, तो उसमें क्या होता था कि बाबा ब्लैक शिप ऐसे आता था। तो क्या है, उसमें होती है कि वाइट शीप वाइट होती है, उसके अंदर ब्लैक, यानी कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी शीप, वैसे वाइट है, अगर ब्लैक का मतलब है उसके अंदर कोई ऐसा इंसान चला गया जिसका करेक्टर अच्छा नहीं है। जैसे कि हमारे मुहावरे भी होते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी कि अच्छे लोगों के बीच में कई बार बुरे करेक्टर वाले लोग भी आ जाते हैं, जिनकी नीयत, जिनका करेक्टर अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को ब्लैक शिप कहा जाता है। तो हर कम्युनिटी में ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी ही बुरी होती है, हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार बड़े अलग होते हैं, उनका करेक्टर अच्छा नहीं होता है, तो उन्हीं को ब्लैक शिप कहा गया है। तो हम देख सकते हैं बैड करेक्टर वाले पीपल, इसीलिए हमारा आंसर होगा। तो हम इसे टिक कर देंगे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाएं हाथ का खेल, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। अब बाएं हाथ से, जैसे हम ज्यादातर जो लोग होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि अपने सीधे हाथ से काम करते हैं। अगर आप बाएं हाथ से, कई लोग बाएं हाथ से भी करते हैं, बट अगर हम बाएं हाथ से हमें करना कोई चीज़ मुश्किल लगती है, तो मुहावरा भी यहीं से बना हुआ है। तो बाएं हाथ का खेल हम बड़ी आसान चीज़ के लिए बोल देते हैं, इसलिए नहीं कि कोई बंदा अगर लेफ्टी है बाएं हाथ से खेल रहा है तो बाएं हाथ का खेल, नहीं। मुहावरे का मीनिंग हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वर्ड्स के साथ मैच खाता हो, उसका अलग से डीप मीनिंग होता है, आपको वही लर्न करना है। बाएं हाथ का खेल बाएं हाथ से खेलना नहीं, खेलना, खेल पाना। जैसे कई लोग लेफ्ट से खेल ही नहीं पाते, तो ये भी मीनिंग नहीं है। अनुभवहीन, यानी कि आपको किसी काम का अनुभव नहीं है। अत्यंत सरल कार्य, यानी कि बहुत आसान काम, यही इसका आंसर है करेक्ट, अत्यंत सरल कार्य। क्योंकि जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि किसी ने बोला मुझे कि ये केक बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, या ये चीज़ बनानी, बिस्किट्स तो बहुत मुश्किल है, मैं कहूँ ना ना ये तो बहुत आसान है, मैं तो फटाफट कर लेती हूँ, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दैट मीन्स बाएं हाथ का खेल मीन्स ये चीज़ मुझे बड़ी ईजी लगती है, आसानी से कर लेती हूँ। तो बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ है अत्यंत सरल कार्य। तो किसी और वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना, आप मुहावरा देखते ही समझ जाना कि इसका मीनिंग वो नहीं है। जैसे होता है 9 2 11 होना, हम हिंदी में लिखते हैं 9 2 11 होना। अब ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि 9 और 2 11 होने, नहीं। 9 2 11 का मीनिंग होता है भाग जाना। जैसे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ के करना होता है, मुहावरों के अर्थ पता होने चाहिए। अगर आपको अर्थ याद नहीं होते तो आप उनके ना सेंटेंस बना के उनको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पुलिस वाला एग्जांपल समझ रखा है कि उसको देखकर 9 2 11 हो गया, दैट मीन्स भाग गया। ऐसे आप रटोगे या 9 2 11 भाग जाना, ऐसे ऐसे करके मत करना, उसका सेंटेंस फॉर्म कर लेना। जब भी आप मुहावरों के सेंटेंसेस फॉर्म कर लेते हैं तो आपको बड़ी इजीली और अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ता। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? सबसे पहले तो संज्ञा किसी का नाम होता है, और जैसे कि व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जैसे कि राम, ये संज्ञा है। और किसी वस्तु का, जैसे ये बोर्ड हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई। किसी भी जगह का नाम दिल्ली, तो किसी भी चीज का नाम आपका संज्ञा होता है। और अब संज्ञा की जगह, जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। तो हमें बोला गया है इस वाक्य में सर्वनाम, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। मान लो ये है कि राम अपने से बड़ों का आदर करता है, तो इसकी जगह पे राम की जगह या किसी वर्ड की जगह क्या लगा हुआ है? अपने से बड़ों का आदर करना।
तो यहाँ पर अपने जो है सर्वनाम है, एक बार चेक कर लेते हैं। उचित, उचित नहीं है, उचित किसी वर्ड की जगह पे नहीं लगा हुआ, किसी के नाम की जगह, क्योंकि अपने से बड़ों का आदर कोई ना कोई व्यक्ति या कोई कुछ कर रहा होगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि हाँ भाई मेरा नाम लिया जाए, पूजा अपने से बड़ों का आदर करती है, अब पूजा की जगह मैं लगा दूँ कि मैं बड़ों का आदर करती हूँ, वह करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कौन लगा हुआ है, अपने से बड़ों का आदर। तो अपने क्या हो जाएगा, संज्ञा की जगह पे जो आया है वो सर्वनाम होता है, तो यहाँ पर अपने को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नहीं जाता था, यह वाक्य किस काल का है। जैसे कि इंग्लिश में हमारे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। जो अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल। और इसकी निशानी क्या है, पीछे है लगा होगा। जैसे कि मैं रोज काम करती हूँ, कर रही हूँ, यानी कि है वाक्य, हूँ वाक्य जरूर होगा। तो अगर था लगे तो ये पास्ट टेंस है, पहला प्रेजेंट होता है जिसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें है तो है नहीं, यानी कि ये तो नहीं है वर्तमान काल। अब अगर पास्ट टेंस यानी कि जिसे भूतकाल भी कहा जाता है, जो बीत गया हमारा, तो जो चीज बीत गई होती है उसमें था लगेगा। जैसे वो ये कर रहा था, मैं ये काम कर रही थी, तो था या थी वर्ड निशानी होती है कि ये भूतकाल है, तो हमारा भूतकाल हो जाएगा। अब भविष्य क्या है, भविष्य यानी कि फ्यूचर टेंस, जो कि हमारा फ्यूचर, हम ये करेंगे, ऐसा होगा, कल बारिश होगी, वो लोग हमारे घर आएंगे, तो गागेगी, ये चीजें आएंगी तो भविष्य काल होगा। तो यानी कि ना भूतकाल, ना भविष्य काल, ना वर्तमान, ये भूतकाल हमारा इसलिए आंसर है। वो कह रहा है इसमें से कुछ नहीं, ये तो रॉन्ग ही है। अब हमने सिर्फ आपको आंसर नहीं बताया कि बस ये आंसर है, नहीं, तो पूरा अच्छे से समझाया है कि हाँ भाई इसमें तीनों टेंसेस, इंग्लिश में भी इन्हें क्या कहते हैं और हिंदी में भी इन्हें क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। एक चीज है या हो रही है या हूँ लगा हुआ है तो प्रेजेंट, था, थी, थे, और फ्यूचर में गा, गेगी, ये हम करेंगे। तो यानी कि ये वर्ड्स हमारे निशानी होते हैं कि कौन सा टेंस चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉन एरिक से बड़ी है। जॉन एक लड़की है, और हम ऐसे करते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जॉन एरिक से बड़ी है, क्लिफ जॉन से बड़ा है, एरिक क्लिफ से बड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन सी हो जाती है, दो तीन नाम इकट्ठे आ जाते हैं। तो कई बार हम जल्दबाजी में या तो दो दो तीन तीन बार पढ़ते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, और घबराहट में, जल्दबाजी में कई बार रॉन्ग भी कराते हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, आपको एक ट्रिक सी बताते हैं, एक तरीका सा, आप उसको फॉलो करिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। देखिए जैसे कि आपको एक जॉन है, एक एरिक है और एक क्लिफ है, तो आपको जॉन है, जॉन एरिक से बड़ी है, तो आपने क्या करा, जॉन बना ली एक लड़की, एरिक से बड़ी, यहाँ पर ए लिख दिया, यानी कि एरिक से थोड़ा बड़ा एरो बना लिया, जॉन एरिक से बड़ी। देन क्लिफ जॉन से बड़ा है, क्लिफ जॉन से भी बड़ा है। अब जॉन से भी बड़ा बना लिया हमने क्लिफ को। मैं एक बार ही रब कर देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। थोड़ा आराम से भी समझा देती हूँ। जॉन एरिक से बड़ी है, पहले हमने छोटा सा एरिक बनाया, जॉन उससे बड़ी बना दी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब क्या है हमारी, एरिक क्लिफ से भी बड़ा है, जॉन एरिक से बड़ी है, ठीक है, क्लिफ हमारा जॉन से भी बड़ा है, क्लिफ हमने जॉन से बड़ा बना दिया। दो चीजें हो गई, एरिक क्लिफ से भी बड़ा है। अब एरिक क्लिफ से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले उसने बोला कि जॉन एरिक से बड़ी है, तो हमने जॉन को एरिक से बड़ा बनाया, यानी कि एरिक की हाइट अगर मान ली जाए कि 5 है और जॉन उससे बड़ा है, तो यानी कि 5 पॉइंट समथिंग ही होगा, 2, 3, 1 कुछ भी। अब वो बोल रहा है एरिक क्लिफ से भी बड़ा है, एरिक क्लिफ से जब जॉन से ही छोटा है तो फिर इससे कैसे होगा, हमने बना के भी देखा है, यानी कि थर्ड वाला हमारा मैच नहीं कर रहा। वो कह रहा है यदि पहले दो तो बिल्कुल सच है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो कह रहा है दोनों सत्य है, यानी कि ये दोनों ट्रू है, यानी कि पहले जो हमने दो चीजें बनाई तो ये हमारी ट्रू बैठ रही है। यानी कि पहली दो कौन सी, कि जॉन एरिक से बड़ी है, ठीक है, जॉन को हमने एरिक से बड़ा बना लिया, पहली चीज। दूसरी, क्लिफ जॉन से बड़ा है, तो क्लिफ को हमने जॉन से बड़ा बना दिया, तो दो बातें तो ठीक है। अब वो कह रहा है तीसरी को चेक करना है हमें, तीसरी को तो हमें चेक करना है कि वो क्या है, राइट है, रॉन्ग है, या अभी पता नहीं चल रहा, कंफ्यूजन है, या कुछ है ही नहीं है इसमें से आंसर, यानी कि हमारे को कोई नहीं का मतलब इसमें नहीं दे रखा हमें, ऐसी कोई चॉइस है जो यहाँ पे गिवन नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे पास
कि जिसमें 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं और जो चौथा नंबर होता है, अगर जो चीज़ इसका सही आंसर है वो नहीं बताया होता, तो कई बार कोई नहीं भी होता है, बट इसमें हमें साफ साफ नजर आ रहा है तीसरी लाइन में एरिक को वो बोल रहे हैं क्लिफ से बड़ा। एरिक तो छोटा है जॉन से भी और क्लिफ से भी, तो एरिक जो वाली इसने बोला कि एरिक बड़ा है क्लिफ से, ये चीज रॉन्ग है प्रूफ को दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य यानी कि रॉन्ग। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने 7 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इफ 2 की पावर 2 रेज टू दी पावर 4x माइनस 1, ये डॉट यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, जब भी यहाँ पर ऐसे डॉट सा लगा होता है उसे मल्टीप्लाई कहते हैं। 4 रेज टू दी पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 की पावर x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखकर भी नहीं घबराना, बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने लिख लिया अपना क्वेश्चन, एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ अपना मार्कर। 2 की पावर 4x माइनस 1, अब मल्टीप्लाई में मेरे को दे रखा है 4 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 की पावर x। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कोशिश करो, ये होता है नीचे वाला नंबर बेस, जैसे कि 2 की पावर अगर 3 है तो ये हो गया हमारा बेस 3 और 2, और जो ये ऊपर होती है ये पावर या एक्सपोनेंट कहलाती है। तो अगर जो भी रूल्स होते हैं हमारे कि अगर हम सेम बेस कर दें तो हमारे पास होता है सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स जो भी हो हम उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सेम बेस नहीं है, यहाँ 2 है और 4 है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा 4 2 में कन्वर्ट हो सकता है। देखते हैं कैसे। तो मैंने आपको बेस बता दिया, यहाँ पर 2 बेस है, यहाँ पर 4 बेस है। मुझे इन दोनों सबसे पहले बेसिस को इक्वल करना है, क्योंकि सेम बेस जब मल्टीप्लाई होंगे तभी मैं पावर्स को ऐड कर पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, इसको 2 की पावर, ये 4x माइनस 1 है, इसको रहने दिया। अब 4 को भी मैं बोल सकती हूँ 2 इंटू 2 4 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 है 4, तो 4 की जगह पे मैंने 2 की पावर 2 कर दिया। अब जब ऐसा है और बाहर इसके एक और पावर है, ये 4 की पावर है, 2 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। अब ये तो मैंने 4 की जगह पर लिखा ना, इसको बाहर ये तो है अभी, ये तो 4 की जगह पर ये आया, बाहर x माइनस 3 है, यानी कि एक पावर और है। तो क्या हुआ, तो जब दो पावर्स हो जाती हैं तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई। मैं इस तरीके से करवा रही हूँ कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी आ जाए, और अगर आपको आते हैं ये फटाफट से तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत सारे जिनको ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं डीप में जाकर समझा रही हूँ। तो 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, यहाँ पर इसकी पावर दे रखी थी x माइनस 3, वो भी बाहर लिख दी। तो अब ये दोनों पर मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन एक जो गलती करते हैं बच्चे, वो पहले बता दूं, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना सिर्फ 2 को कर देते हैं x से, आगे ऐसे ही -3 छोड़ देते हैं, जबकि ये गलत होता है। अगर आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से, तो 2 को भी x से करना है और 2 को 3 से भी करना है, तो ये दोनों ही नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। दैट मीन्स ये पूरी ब्रैकेट है, ये अगर 3 नंबर होते तो तीनों होते, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2x अब 2 3 से 6, यानी कि ब्रैकेट जब खुलेगी तो दोनों से ही मल्टीप्लाई ये नंबर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। अब हमने सेम बेस तो कर लिया, अब मैं नेक्स्ट में इसकी पावर्स को ऐड कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 8 दिख रहा है। अब 8 को भी मैं 2 की पावर बनाऊंगी, 8 को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 3, जैसे कि 8 के आप फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर्स, तो 8 2 की पावर 3 है। लेकिन बाहर एक और पावर है, जब अंदर भी पावर हो बाहर भी पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी बताया आपको, दो पावर्स होंगी तो मल्टीप्लाई। अब 8 को 2 की पावर 3 और बाहर उसके x मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3x। अब सेम बेस मुझे दिख रहे हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो पहले तो मैं लेफ्ट में क्या करने वाली हूँ कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं पावर्स को ऐड करने वाली हूँ। तो 4x माइनस 1 में ऐड कर दिया 2x माइनस 6 को, तो 4x भी प्लस का है, इसके सामने प्लस है, कुछ भी नहीं है तो प्लस होता है, यहाँ भी प्लस है, तो 2 की पावर क्या हो गई मेरी, 2 की पावर हो गई 6x।
और -1 और -6 -7, माइनस माइनस प्लस बिगर टर्म का साइन। अब हमने क्या किया, अभी 2 की पावर 6x -1 है, यहाँ पर हमारा राइट साइड में 2 की पावर 3x है। तो जब भी ऐसा होता है दोनों साइड बेस इक्वल हो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो हमने बेस को छोड़ के सीधा पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। जब भी ऐसा हो कि दोनों साइड बेस इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को सीधा इक्वेट कर सकते हैं, ये रूल होता है। तो मैंने सिर्फ पावर्स को लिख लिया। तो 6x, अब क्या होता है कि सेम लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 6x और 3x, ये इनको इकट्ठा कर लो। अब यहाँ पर 3x का साइन क्या है, प्लस का है, क्योंकि कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। अगर ये राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड कोई हमारी वैल्यू जाती है तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारी 3x राइट साइड से लेफ्ट साइड आने वाली है, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही प्लस कर सकते हैं। तो ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ 7 तो इसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता, उस साइड ले जाते हैं, ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस का साइन, यानी कि लिखना जरूरी नहीं होता, पॉजिटिव 7 बन जाएगा। तो 6x में से 3x गया 3x, 3x इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है 7। अब ये 3 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू निकल आती है 7/3। अब हमारे को आंसर में ऑप्शंस क्या हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम, दोबारा क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं कि 2 की पावर मुझे दे रखी थी 4x - 1, 4 की पावर दे रखी थी x - 3, और यहाँ पे 8 की पावर x। हमने क्या किया, 2 की पावर तो 4x - 1 ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 है तो मैंने इसको 2 की स्क्वायर लिख दिया। मैं 4 को 2 की स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो बाहर x - 3 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x - 6 खोल लिया। यहाँ पर भी 8 है, 2 की पावर 3 होता है 8, बाहर x से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या देखा, ये सेम बेस बन गया सब तरफ। सेम बेस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स को मैं ऐड कर सकती हूँ, तो मैंने इन दोनों पावर्स को ऐड कर दिया। तो 4x में 2x ऐड हो गया 6x, और -1 और -6, माइनस माइनस प्लस, बिगर टर्म का साइन यानी कि -7। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड तो मेरा आ गया 2 की पावर 6x -7, और वहाँ पर 2 की पावर 3x ही है। तब सेम बेस है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वेट। तो मैंने 6x - 7 को 3x के इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ आके माइनस हो गया। अब ये माइनस का 7 है, वहाँ पे आके प्लस, तो 6x में से 3x गया 3x, और यहाँ आ गया 7। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर आ जाता है 7/3, जो कि ये आंसर है आपका करेक्ट। ना तो 1 आ रहा है, ना 3, ना -3, 7/3 इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि a रेस टू दी पावर, नहीं, a और रेशो b दे रखी है, सॉरी, a और b की हमें रेशो दे रखी है 2:3, यानी कि a/b। जब भी ऐसे आपको रेशो में दे रखा है तो आप अपॉन में लिख सकते हो, यानी कि a/b दे रखा है 2/3। नेक्स्ट क्या दे रखा है, x/y 4/5। तो आपको वैल्यू निकालनी है इस चीज की, 5ax प्लस 3by अपॉन में अपॉन 10ax प्लस 4by। अब मुझे यहाँ पे ध्यान से देखती हूँ मैं कि जिस चीज़ की मुझे वैल्यू निकालनी है वो मुझे ax में और by में दे रखा है, यानी कि मुझे किसी तरह से ax करना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, by करना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो जब भी मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे को एक वैल्यू दे रखी है और दूसरी में 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, तो लेफ्ट में लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a/b को मैं x/y से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। तो a/b की वैल्यू है 2/3 और x/y की वैल्यू है 4/5। तो मेरा आंसर आता है 8/15। मैंने इन दोनों वैल्यूज को a/b को x/y से मल्टीप्लाई कर लिया, तो दोनों की वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, 4 2 8 और 3 5 15। तो यानी कि मुझे मेरी वैल्यू क्या निकल गई, ax/by की 8/15।
अब खाली ए एक्स की अगर मुझे चाहिए तो बी वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, 8/15। आप पीछे भी लिख सकते हैं 8/15 बी वाई निकल आई इसकी वैल्यू। अब यही वैल्यू मैं इसमें पुट करने वाली हूँ। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, यही वैल्यू पुट करने वाले, जहां जहां ए एक्स की वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब 5 ए एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया 8/15 बी वाई, बी वाई की जगह बी वाई ही रहने दिया क्योंकि वैल्यू तो हमारी ए एक्स की निकली है। अब ए एक्स की जगह पे फिर से 10 लिखा और ए एक्स की जगह इसकी वैल्यू लगा दी ए एक्स की 8/15 बी वाई प्लस 4 बी वाई। 5 से 15 कट हो गया तो 8/3 बी वाई प्लस 3 बी वाई। नीचे आ गया मेरा, नीचे भी ऐसे ही 5 2 जा 5 3 जा कट हो गया तो आ गया मेरा 2 8 जा 16/3 बी वाई प्लस 4 बी वाई। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें अपॉन वाली टर्म्स होती हैं तो उसको प्लस माइनस करने के लिए मुझे एलसीएम लेना ज़रूरी होता है। तो मैंने एलसीएम ले लिया पहले इसका, नीचे आ गया 3 8 बी वाई। अब 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया तो 1 से इनटू कर दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1 है तो 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया तो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से। एलसीएम तो सबको आता होगा, नहीं भी आता तो दोबारा बता देती हूँ कि जब भी अपॉन वाली आपकी टर्म है और उसको प्लस करना है तो आप एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम ले लिया, 3 आ गया। नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाते हैं, जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई। 3 को जब हमने 3 से यानी कि डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया तो 1 को इंटू किया तो 8 बी वाई। ऐसे ही 1 को डिवाइड करेंगे अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर को 3 से तो 3 आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 बी वाई। अब ये ऊपर वाली टर्म का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट फिर से मुझे नीचे कुछ नहीं है 1 तो 3 ही एलसीएम आने वाला है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1 को इससे इंटू किया 16 बी वाई प्लस 1 को 3 से डिवाइड किया 3 3 4 जा 12 बी वाई। तो अब जब मैं इसको खोलती हूँ 8 और 9 को प्लस करती हूँ तो मेरा आ जाता है 17 बी वाई बाई 3 और यहाँ क्या आता है मेरा 16 और 12 28 बी वाई बाई 3। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मैं क्या करने वाली हूँ, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 17/3 बी वाई। अब जो ये चीज डिवाइड हो रही है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, बी वाई से बी वाई कट गया, 3 से 3 कट गया तो 17/28 आ गया। यानी कि अगर हम इसको रेशो में लें तो 17/28 मेरा आंसर आ जाता है, जो कि तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे इसको 2-3 बार तो फटाफट से होने लग जाएंगे। जब भी आपको ऐसे रेशो में दे रखे हैं आपने अपॉन में लिखना है, उनको दोनों को अपॉन में लिखा, देन मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली एक चीज की, क्योंकि ए एक्स भी है बी वाई भी है तो इसलिए a इंटू एक्स तो मुझे करना ही था। इसलिए मुझे यहीं से पता चल गया था ए एक्स और बी वाई को देखकर कि मुझे इन दोनों रेशोज को पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके मैंने एक चीज की वैल्यू निकाल ली। क्यों, यहाँ पे ए एक्स भी है बी वाई भी है, दो चीजें हैं लेकिन मेरी इक्वेशन तो एक ही बन रही है। तो जब भी एक इक्वेशन बन रही है तो उसमें दो अगर वेरिएबल्स अलग अलग आ जाए तो मुश्किल होती है। तो मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी, यानी कि मैं एक चीज की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ए एक्स की या बी वाई की। तो मैंने ऐसा ही किया, एक चीज की वैल्यू निकाली और उसमें पुट कर दी। पुट करते ही मेरा सिंगल हो गया बी वाई। तो बी वाई को सॉल्व करना इजी था, कट किया और मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम पेपर्स आर पेन्स, कि कुछ मेरे पास पेपर्स हैं वो पेन्स हैं सारे, जैसे कि है तो पेपर, उसको पेन बोला है हमने, ठीक है। ऑल दी पेंसिल्स आर पेन्स,
अब सारी पेंसिल्स पेन है। अब हमें बताना है सम पेन्स आर पेंसिल्स, क्या कुछ पेन्स पेंसिल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सारे पेन्स पेंसिल हैं, कुछ पेन्स पेपर है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी इसको सोच सोच के अपना सिर दर्द नहीं करना। इस तरह से जरूर डाउट होता है और गलती होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रही हूँ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप फटाफट से उठाओगे क्वेश्चंस, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। वो तरीका देखते हैं कैसे, और आप क्वेश्चंस की वेट करोगे कि इस तरह के क्वेश्चन आए और हम कर लें। नहीं तो क्या होता है, अभी तो ये 2 लाइंस हैं, 3-3 4-4 लाइंस आती हैं। तो इसके लिए ना वेन डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा इजी होता है। सम पेपर्स आर पेन्स, तो पहले आप बना लो एक वेन डायग्राम, उसको नाम रख दो पेपर। अब कुछ पेपर्स पेन है, तो यानी कि पेपर सारे नहीं, कुछ पेपर्स को मैंने पेन्स लिख दिया। पूरे पेपर्स नहीं, कुछ पेपर्स को पेन्स ले लिया। अब ऑल दी पेंसिल्स आर पेन्स, सारी पेंसिल्स पेन्स है, यानी कि पेन्स के अंदर ही है सारी पेंसिल्स। सारी पेंसिल्स किस में आ रही है, पेन्स के अंदर है। यूं बना दिया, सारी पेंसिल्स किस में आ रही है, पेन्स में। अब हम जवाब देंगे, कंक्लूजन देखेंगे। सम पेन्स आर पेंसिल्स, कुछ पेन्स पेंसिल्स है, यानी कि कुछ पेन्स, यानी कि तो सारे ही पेन्स पेंसिल्स है। ये देखिए, ये जो पेन्स हैं ये पेन्स हैं, यानी कि पूरे पेन्स में से कुछ पेन्स पेंसिल हैं। हाँ ठीक है, ये तो हमारा करेक्ट जा रहा है। कुछ पेन्स पेपर्स हैं। अब हमारे पेन्स कौन से हैं, ये पेन्स, ये वाला जो बड़े वाला है वो हमारा पेन्स है, यानी कि कुछ पेन्स। हाँ हमारे कुछ पेन्स जो है वो पेपर्स में आ रहे हैं। तो यानी कि कुछ पेन्स, मैं ऐसा करती हूँ, इसको कलर्ड से बताती हूँ, वो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। दोबारा से देखते हैं आपको। सम पेपर्स आर पेन्स, आपने क्या कर लिया, ये पेपर वाला एरिया मैंने ले लिया ग्रीन कलर से। सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ पेपर्स मेरे पेन्स हैं, तो मैंने पेपर्स को, कुछ पेपर्स को पेन्स ले लिया। अब मेरा पेन्स वाला एरिया ब्लू है, यानी कि ब्लू ब्लू एरिया मेरा सारा पेन्स है। अब है ऑल दी पेंसिल्स आर पेन्स, तो यानी कि ऑल दी पेंसिल्स पेन्स में आ रही हैं, यानी कि पेन्स के अंदर ही सारी पेंसिल्स मेरी आ रही है। तो ये ब्लैक वाला एरिया मेरा पेंसिल्स का हो गया, कि सारी पेंसिल्स मेरी पेन्स में। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंशिएट करना इजी हो गया। अब जवाब देते हैं कि कुछ पेन्स पेंसिल है, कुछ पेन्स, हाँ पेन्स के अंदर ही आ रही है, यानी कि कुछ पेन्स मेरे पेंसिल्स हैं। मेरी फर्स्ट वाली करेक्ट है। सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेन्स, अब थोड़े से ब्लू जो एरिया पेन्स का है, तो यानी कि ब्लू एरिया पेपर में भी आ रहा है, तो वो कह रहा है कुछ पेन्स, यानी कि ये वाला एरिया, कुछ पेन्स हमारे पेपर्स हैं, ये भी करेक्ट है। अब वो कह रहा है क्या पहला कंक्लूजन ठीक था, सिर्फ दूसरा था, दोनों में से कोई भी नहीं था, या दोनों ही कंक्लूजन, मेरे दोनों ही कंक्लूजन मैंने चेक करवा दिए हैं कि आपको इक्वल है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो और वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपकी, बिल्कुल श्योरिटी है इस बात की। तो आप टिक कर दीजिए बोथ ए एंड बी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि जिसे जाना ना जा सके, अज्ञानी, गुमशुदा या कोई नहीं। अज्ञेय का मतलब क्या होता है, हम जिसे जान नहीं सकते, यानी कि ज्ञान या ज्ञा शब्द जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञेय यानी कि जिसे जान सकते हैं, जिसे जाना जा सकता है, और अज्ञेय यानी कि जिसे जाना, ये इसका अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द है अज्ञेय, यानी कि जिसे जाना ना जा सके। अज्ञानी को अज्ञेय नहीं कहते हैं, ठीक है, ये तो ज्ञानी का अपोजिट है अज्ञानी, लेकिन ज्ञेय यानी कि जाना, ये जाके ये ज्ञानी वाला है। ज्ञेय मतलब जिसे जाना जा सके, और अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, गुमशुदा वगैरह नहीं है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे सारे क्वेश्चंस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखकर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।